अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट जो सेक्शन है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम इस थ्योरम को स्टडी करने लगे हैं, आपके कोर्स में है ये थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखें क्या बता रही है। कह रही हैं कि जो रोटेशनल एनर्जिया है किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो भी सब्सटेंस है उसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये उसकी वाई एक्सिस है और इसका रोटेशनल इनर्शिया क्या है, जी एक्सिस। बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है जी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इसका जो रोटेशनल इनर्शिया है वो इक्वल है, बराबर है। जैसे मतलब हमने उसे आई नॉट का, वो बराबर किसके है, सम के। सम देखें प्लस लिखा हुआ है, सम के बराबर है रोटेशनल इनर्शिया किसी भी पैरेलल एक्सिस के अलोंग, कि उस जो एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस थी, जी एक्सिस है जिसके अलॉन्ग है, उसके पैरेलल कोई और एक्सिस हम लोग कंसिडर करें, उसकी भी डायरेक्शन क्या हो, ये इसी डायरेक्शन में हो कि उसका एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में हो, वाई एक्सिस इसके वाई एक्सिस के पैरेलल हो और जी एक्सिस क्या हो, उसके जी एक्सिस के पैरेलल हो। तो क्या है, रोटेशनल इनर्शिया जो भी किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अराउंड बराबर होता है उसके पैरेलल एक्सिस, प्लस उसमें कर दिया जाए क्या चीज़, एंड थ्रू द सेंटर ऑफ मैस, कि उसके सेंटर ऑफ मैस से रिलेटेड, और प्रोडक्ट होगा मैस ऑफ बॉडी का, जो बॉडी का मैस है, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, और दोनों एक्सिस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसकी वो है स्टेटमेंट है और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अब हम इसे प्रूफ करने लगे। प्रूफ करते हुए देखिए, उन्होंने कहा है कि कोई भी थिन प्लेन स्लैब टाइप, आपको पता हो तो जैसे स्लेब सी होती है, आपके घरों में भी होगी, कहते एक थिन स्लेब है जिसके ऊपर जो है वो किस डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में है, यानी ऐसे लकड़ी का तख्ता टाइप की चीज़ है, वो इस डायरेक्शन इस शेप की है, तो उसको कंसिडर किया है। और उसका हमने क्या बताया कि वो एक्स और वाई प्लेन में है। हम कंसिडर करते हैं एम जो है वो इस पूरी की पूरी स्लैब का टोटल मैस है, कैपिटल एम, ठीक है। और जो प्लेन है वो क्या कह सकते हैं कि रिगार्ड की जा सकती है, हमको उसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का है, जिसके तमाम पार्टिकल्स का जो मैस है वो एम आई है, यानी हम इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया जिसका मैस क्या हमने कंसिडर किया, इसके हर पार्टिकल का मैस कितना है, एम आई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम कैलकुलेट करते हैं रोटेशनल इनर्शिया स्लेब का जी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। जी एक्सिस हमारा ये जो ओरिजिनल एक्सिस जो है और उसके ओरिजिन जिसके अलोंग में असल में रोटेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलोंग हम क्या करते हैं, इसका रोटेशनल इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जो कि गुजर रहा है ओरिजिन में से, ये ओरिजिन ओ से और परपेंडिकुलर है स्लेब के, वो मैंने आपको बताया कि ये एक्स वाई प्लेन है और स्लेब की क्या है, परपेंडिकुलर सी एक्सिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसकी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, ठीक है। अब हम डायग्राम से हमें पता चल गया कि एच की जो वैल्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के दरमियान का, ये वाला ये जो एक्स है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एक्स जो हमारे पास है ना, एक्स आई एंड वाई आई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये देखें, एक्स आई और वाई आई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओरिजिनल एक्सिस जो हमारा ओरिजिन ओ है ना उससे रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स हैं, वो देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं एम आई के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। जबकि दूसरे जो हैं कौन से हैं, ये एक्स आई प्राइम और वाई आई प्राइम, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मैस। हम कहते हैं हमारी बॉडी को हम रोटेट यहाँ से करा रहे हैं, लेकिन बॉडी का सेंटर ऑफ मैस, डिफरेंट मेथड होते हैं इसे निकालने के, वो हैंग करके भी इसका सेंटर ऑफ मैस जिस तरफ बॉडी लटक रही हो उससे निकाल सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मैस बन रहा है, वो पॉइंट जहाँ पे तमाम का तमाम मैस एक्ट कर रहा है इस बॉडी का। इस सेंटर ऑफ मैस को भी हमने दो एक्सिस में डिवाइड कर लिया, तीसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, विद रिस्पेक्ट, और मैस इसके कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से ये जो डिस्टेंस है उन्होंने एक्स आई प्राइम किया हुआ है और ये जो डिस्टेंस है उन्होंने इसको वाई आई प्राइम का हुआ है। हम कहते हैं कि हम लोगों को इधर से यहाँ से पता चल रहा है कि जो वाई एक्स सी एम और वाई सी एम है, ये देखिए ये एक्स सी एम की वैल्यू है, ये ओरिजिन से कहाँ तक है, सेंटर ऑफ मैस तक, और ये वाई सी एम है ओरिजिन से वाई सेंटीमीटर की तरफ, जो वो हमारा सेंटर ऑफ मैस का डिस्टेंस है। हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर ऑफ मैस के कोऑर्डिनेट्स है विद रिस्पेक्ट टू हमारा ओरिजिनल जो ओरिजिन है ना,
जो बेसिक है, जिसके लॉन्ग हम पूरी बॉडी को अभी इस टाइम पे रोटेट करा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये पॉइंट्स हैं। हम क्या कहते हैं कि हमने इस वाली डायग्राम से गौर किया, जो एक्स आई है वो किसके बराबर है, एक्स सी एम प्लस एक्स आई प्राइम के। ठीक है, यही वाली वैल्यू लिखी हुई है, एक्स आई प्राइम प्लस एक्स सी एम। इसी तरह वाई, जो वाई आई है वो किसके इक्वल है, वाई सी एम प्लस वाई आई प्राइम, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रोटेशनल इनर्शिया निकालते हैं हमारे स्लेब का ओरिजिन के थ्रू। ये जो हमारा मेन ओरिजिन है ये वाला, इसके थ्रू निकालते हैं। हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपली आई नॉट भी कह सकते हैं। हमने उसकी वैल्यू निकाली, हमने कहा कि वो किसके बराबर है, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। ये एक्स आई जो बेसिक मेन ओ से एम का डिस्टेंस है, एक्स आई प्लस वाई आई जो उसका वाई से डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। ये जो ये समीशन एम आई है, इसको एक्स स्क्वायर से अलग मल्टीप्लाई हो गया, और समीशन वाई जो है वो वाई स्क्वायर से अलग मल्टीप्लाई हो गया। प्लस उससे पहले क्या कि हमने एक्स आई स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट की, और वाई आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करके स्क्वायर लिया, और उसके बाद उसके स्क्वायर को खोल दिया। उसके बाद हमने वाई स्क्वायर को भी खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या किया कि जो सिंपल प्राइम वाले वैल्यू हैं, एक्स आई प्राइम वाली वैल्यू और वाई आई प्राइम, वो सेपरेट कर ली। सी एम वाली जो वैल्यूज थी वो हमने क्या कर ली, सेपरेट कर ली। कौन सी, एक्स स्क्वायर सी एम और वाई स्क्वायर सी एम अलग कर ली। प्लस हमने 2 वाली वैल्यूज़ को अलग रहने दिया। अब इनके क्रॉस हमने क्या कर दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। उसमें क्या हुआ कि एम आई को मल्टीप्लाई किया इन वाली वैल्यू से अलग, प्लस इन वाली वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इनके साथ अलग अलग। अब हम कहते हैं सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सारा का सारा मैस होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, या किस पे लाई कर रहा होता है, हमारी सेंटर ऑफ मैस पे लाई कर रहा होता है। और सम ऑफ जो होता है ना, सब तमाम का जो सम है एम आई और जो एक्स आई है, वो उस पॉइंट के अक्रॉस, सेंटर ऑफ मैस के अक्रॉस, क्योंकि सारा मैस इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। यहाँ कोई भी मैस हम कंसिडर नहीं करते, इसे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मैस आई होता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट टू ज़ीरो, और डिस्टेंस भी उसका जो हमारा मेन सेंटर ऑफ मैस है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल। इस लिहाज से हमारी ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, इन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे। बाकी हमारी ये टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी, और ये दोनों हो गई ज़ीरो। अच्छा, अब गौर करें कि ये जो एक्स आई प्राइम और वाई आई प्राइम है, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये असल में हमारे सेंटर ऑफ मैस के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसलिए हम लोग जो इस वाली वैल्यू को लिख देंगे कि ये सेंटर ऑफ मैस का रोटेशनल इनर्शिया है, इसको हम लोग लिख देंगे आई सी एम के थ्रू। ठीक है, और ये वाला देखें, इसमें उन्होंने एक्स सी एम का स्क्वायर प्लस वाई सी एम के स्क्वायर को उन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए ये एक्स सी एम है और ये वाई सी एम है। अब देखें एच की वैल्यू जो है, एच स्क्वायर की वैल्यू एक्स सी एम का स्क्वायर प्लस वाई सी एम के स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल है। तो हम ये एक्स सी एम का स्क्वायर प्लस वाई सी एम के स्क्वायर की वैल्यू को एच स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ सिग्मा एम आई जो हमारे पास वैल्यू है, हम कहेंगे सिग्मा एम आई बेसिकली हमारा टोटल मैस है, वो कैपिटल एम के इक्वल है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही किया हुआ है कि जो ये सी एम वाली वैल्यूज़ है उसे एच स्क्वायर के इक्वल की है, और इस वाली एम आई को, और इस वो जो सेंटर ऑफ मैस के रिलेटेड था पार्शियल वाला, उसे आई सी एम लिख दिया, या आई सी एम प्लस एम कैपिटल कर दिया एच स्क्वायर। ये वो थ्योरम प्रूव हो गया है जो असल में हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे, कि हमारा जो किसी भी पॉइंट के अक्रॉस जो सेंटर ऑफ मैस के अलावा कोई पॉइंट है उस पर रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो बराबर होगा सेंटर ऑफ मैस के रोटेशनल इनर्शिया प्लस उसमें बॉडी का मैस, और दोनों एक्सिस के दरमियान जो पैरेलल एक्सिस है उनके दरमियान के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये प्रोडक्ट और ये वैल्यू दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, तो हम इनर्शिया निकाल लेंगे उस वाले पॉइंट का जहाँ पे अब हम रोटेशन करवा रहे हैं, जो कि सेंटर ऑफ मैस के अलावा कोई पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये वैल्यू है। ठीक है, इसके देखें डेफिनेशन को या स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि रोटेशनल इनर्शिया किसी भी प्लेन लेमिनार शीट का, लेमिनार मटेरियल का नेम है, उसकी बनी हुई शीट का, हमने कहा कि कोई भी हम लोगों ने वो प्लेन लिया है, कोई भी शीट ली है, ये छोटा सा टुकड़ा है किसी भी शीट का, पेपर टाइप की चीज़ का, उसका अगर हमने रोटेशनल इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ जी एक्सिस है, जो ऐसे 3D में नहीं बन सकता हमारे पेपर के ऊपर, तो इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, यानी ये है ऐसे ही जैसे हम पिछला वाला फाइंड कर रहे हैं कि ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है,
इसका हम लोग अगर रोटेशनल इनर्शिया निकालना चाहें अबाउट z एक्सिस, हम इस एक्सिस के लिए बेसिकली कह रहे हैं, हम कहते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट, जो एक्सिस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर है वो z एक्सिस है, तो वो किसके बराबर होगा, यानी आई जी बराबर होगा सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के, कौन से वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ शीट। वो कह रहे हैं z के जो दो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, जो इससे परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्स वाई एंड जी तीनों परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं या परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अगर हम z के अलॉन्ग इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो जितना x और y के अलॉन्ग मूवमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया है उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी v के अलॉन्ग जो इनर्शिया है प्लेन के अपने परपेंडिकुलर, जो इसके अलावा इससे परपेंडिकुलर एक्सिस हैं दो, उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, आई वी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर आई वी के अलावा एक्स पे होता आई एक्स तो वो इक्वल होता आई वाई प्लस आई वी के, मतलब एक के अलॉन्ग निकालना है तो बाकी दोनों के अलॉन्ग का क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, क्या कहते हैं, रोटेशनल इनर्शिया। अब इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने ये शीट प्रूव कर वो ले ली लेमिनार की शीट जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे लेकर लाई कर रही थी, इसको हमने जी एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर दिया, रोटेट करा दिया। अब हम इसका आई वी के जी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशनल इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो वो क्या बनेगी वैल्यू, आई वी इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर, जैसे हम वैल्यू लिखते होते हैं इसकी इनर्शिया की विद एम आई का मतलब है कि हमने इसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट का जो मैस है वो एम आई है, और एंड में हम क्या कर लेंगे, सिग्मा ले लेंगे, क्या कहते हैं, टोटल मैस बन जाएगा हमारा। ठीक है, उन्होंने एक मैस एम आई यहाँ पे कंसिडर करके उसके बाद उसको पॉइंट पी का नाम दिया हुआ है कि ये जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है वो पी है, इसका डिस्टेंस जो है वो आर आई है, और इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो फिर आर आई के जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स आई और वाई कंपोनेंट है जो वाई आई। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिया हुआ है कि अगर हम लोग इस आर स्क्वायर को निकालना चाहें तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इस वैल्यू को अब इसमें पुट कर दें और उसके बाद वही जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रहा है कि हम अप्लाई कर दें सिग्मा एम आई को अंदर एक्स आई के साथ अलग लिख दें, प्लस एक्स आई स्क्वायर के साथ अलग लिख दें, प्लस सिग्मा एम आई को वाई स्क्वायर के साथ अलग लिख दें। अब आप ज़रा इसे गौर करें तो हमारे पास ये क्या है, मिशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, सेम चीज़ है, प्लस है एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की जगह अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। आर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हमारा डिस्टेंस बता रहा था ना, ठीक है, और हमारा एक्स क्या बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशनल इनर्शिया है, ये वाई क्या बता रहा है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशनल इनर्शिया। तो इसलिए हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को आई एक्स से रिप्लेस कर दिया और वाई आई वाली वैल्यू को आई वाई से रिप्लेस कर दिया, और हमारा फाइनल वही बन गया कि हमारे पास जो टोटल इनर्शिया जी के अलॉन्ग है वो बराबर है आई एक्स प्लस आई वाई के रोटेशनल इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड रोटेशनल इनर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब आपको इस टर्म को पहले समझना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं कि ये कोई भी प्लेन है जो कि प्लेन मूव नहीं कर रही, हिल नहीं रही, स्टेबल है बिल्कुल, जो ऊपर हमारा इसके ऊपर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, स्फीयर भी हो सकता है, कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है, जैसे व्हील भी हो सकता है। उसमें क्या है कि वो हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा। ठीक है, यानी घूम के फ्लो कर रहा है, किसी भी मोशन पे फ्रिक्शन की वजह से या एक दूसरे के साथ चिपकने की वजह से वो उसमें स्लिपिंग मोशन नहीं आ रही। सारी की सारी मोशन कौन सी है, ये जो घूम के ऐसे रोल करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, अब इसे कंसिडर करते हैं, हमने कंसिडर कर लिया ये कोई भी बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, आप स्मॉल आर से भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब उसका रोटेशनल इनर्शिया किसी भी बॉडी का उसकी सरफेस के अलॉन्ग इन सच अ वे कहते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और उसकी सरफेस के दरमियान एट द इंस्टेंटेनियस पॉइंट।
ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वही जो मैंने बात बताई कि ना सरफेस हिलनी चाहिए और ना कोई रिलेटिव मोशन होनी चाहिए इस पॉइंट की, यानी ये सिर्फ रोल कर रहा हो, जब पॉइंट लगा भी है ना इसकी वजह से दोनों की आपस में मोशन चेंज ना हो, ये ना हो कि कोई फ्रिक्शन की फोर्स लग गई हो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टक होके फिसल गया हो, थोड़ा सा चिपक के फिसल गया, तो ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहेंगे। ये डेफिनेशन सबसे पहले उन्होंने दी हुई है। ठीक है, आप इसको डिफाइन के तौर पे लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं प्योर रिलेशन में हमारे पास जो टेंजेंशियल स्पीड है ये वी सी एम, ये किसके इक्वल है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वैसे वी होती है, सिंपली वी इज इक्वल टू ओमेगा आर हम लिखते होते हैं। आर इन्होंने क्योंकि कैपिटल यूज़ किया है तो इस लिहाज से कैपिटल लिख दिया, आपने स्मॉल अगर यूज़ करेंगे तो बेशक स्मॉल लिख दें। कहते हैं अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है ना, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होगी, यानी टोटल ऑब्जेक्ट के जो सेंटर ऑफ मास भी उतना ही वेलोसिटी स्पीड से मूव कर रहा होगा जितनी हमारी टेंजेंशियल स्पीड थी। यानी हम स्पीड वी सी एम को भी किससे लिख सकते हैं, ओमेगा आर की वैल्यू से लिख सकते हैं, ऐसे नोट किया हुआ है, उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, अब असल में हमारे पास जो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आमतौर पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही होती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। ठीक है, सिंपल, जो उसका मास को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर से। क्यों, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन के अलावा रोटेशनल मोशन भी शो कर रही है, इसलिए उसकी डबल काइनेटिक एनर्जी है, यानी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ये वाली बॉडी यूज़ कर रहा है बनिस्बत अगर ये बॉडी स्लिप करते हुए सीधी सीधी जा रही होती या हवा में से जा रही होती, तो इसमें कम एनर्जी यूज़ होती बनिस्बत किसके, रोलिंग करने की। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, एक वो वेलोसिटी या वो एनर्जी जो कि उसे सीधी मोशन में इन्वॉल्व हो रही है, प्लस जो वो मोशन रोटेशनल में मोशन में कर रहा है। अब हमें पता है सीधी सीधी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमने mv² वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्लस हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जो रोटेशन में इन्वॉल्व हो रही है उसके लिए हमने क्या लगा दिया, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला, जो हम पीछे अभी कैलकुलेट, वो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसको, ये हमारी असल इक्वेशन अभी आ गई है जो कि काइनेटिक एनर्जी बता रही है इन टर्म्स ऑफ, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है, लीनियर वाली, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी हमारी है, रोटेशनल वाली। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस बना सकते हैं। हम या तो ये कर सकते हैं वी सी एम को कन्वर्ट कर दें ओमेगा में, या फिर ओमेगा को कन्वर्ट कर दें वी सी एम में। वो आपको फार्मूला पता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर वाले फार्मूले से ही हमने क्या कर दिया, पहले स्टेप में क्या किया, ये एक केस है कि अगर हम लोग ओमेगा को पुट कर दें वी सी एम ओवर आर अब रिलेशन में, तो उससे क्या होगा, ये हमारा ओमेगा की वैल्यू वी सी एम ओवर आर आ गई, तो ये हमारी जो पूरी की पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। ये सेंटर ऑफ मास, जो हमें अगर सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है तो हम लोग इसके ज़रिए आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन होगी और कितनी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन होगी। लेकिन एक और तरीका भी यही है कि इस वाली इक्वेशन में हम लोग वी सी एम की वैल्यू पुट कर दें ओमेगा आर, तो हमारी इक्वेशन सारी की सारी रोटेशनल फॉर्म में बन जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन दोनों केसेस में, ये केस 1 है, इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ, 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग केस 2 का नाम दे देते हैं। तो कह रहे हैं दोनों केसेस में अगर हमें कोई एक पैरामीटर पता हो, या तो हमें वी सी एम पता हो या फिर ओमेगा पता हो, तो हमारे लिए काफ़ी है कि हम डिटरमाइन कर सकें काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है बेटा, आज का हमारा यही टॉपिक था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।